हेलो बच्चों, मैं जहाँ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। काफी दिनों तक मैंने वीडियोस नहीं बनाए। आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस चैप्टर 1 और 2 के रिवाइज किए होंगे और किए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज से हम लोग जो इसका तीसरा चैप्टर है, रैखिक समीकरण की यूगी, तो उसके संबंधित जो भी पढ़ाई है अब हम लोग इसमें करेंगे। आप लोग मन लगा कर पढ़िए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। रैखिक समीकरण क्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं। समीकरण समीकरण मतलब जब हम किसी बहुपद को बराबर की फॉर्म में लिख देते हैं या बराबर जीरो की फॉर्म, उसको बोलते हैं हम समीकरण। और इसमें बात चल रही दो चर मतलब एक चर हो सकता है एक्स, दूसरा वाई। तो इस तरीके से दो चर हम लोग लेंगे। चर मतलब वेरिएबल जिनके मान बदल सकते हैं। तो दो चरों वाले। और रेखीय मतलब अगर उस समीकरण में जो चर हैं उनके मान हम रखें। अब ग्राफ पे इस पे अलग अलग ऐसे मान रखते जाएं एक ग्राफ शीट पे, तो किसी एक मान के लिए एक दूसरा मान मिलेगा। तो जो एक ग्राफ बनेगा तो एक रेखा होगा। समीकरण से क्या खींची जा सकती है? एक रेखा, एक सीधी रेखा आएगी इस तरीके से, इस तरीके से। इसीलिए इन समीकरणों को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण बोलते हैं। जिससे रेखीय समीकरण एक हमने बना लिया, सपोज एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री। तो अगर हमने एक्स का मान जीरो लिया तो वाई का मान क्या आएगा? थ्री। अगर एक्स का मान वन लिया तो वाई का मान क्या आएगा? टू। अगर हमने एक्स का मान टू लिया तो वाई का मान वन। अगर हमने एक्स का मान थ्री लिया तो वाई का मान शून्य। अगर हमने एक्स का मान फोर लिया तो वाई का मान -1। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा समझे इसको। अगर इसको हमें ड्रॉ करना चाहें तो एक ग्राफ है। तो इससे सीधी लाइन खींचे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस हमने वन, ये है एक्स एक्सिस, साइड है वाई एक्सिस। वन, टू, थ्री, फोर। इस साइड में ए है जीरो, -1, -2, -3, -2। ऐसे ऊपर तरफ वन, टू, थ्री, फोर। वन, टू, थ्री, फोर। नीचे साइड में सबकी दूरी एक समान रहेगी, -1, -2, -3, -1। आप ग्राफ चीज जो आती है उसमें ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही अच्छा से ग्राफ बनता है। अब जैसे हमने क्या लिया, एक्स का मान जीरो लिया, एक्स का मान जीरो लिया, एक्स का मान जीरो पे वाई क्या मिला? थ्री मिला। एक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? इस पॉइंट को हम क्या पढ़ेंगे? जीरो का मान थ्री। एक्स का मान वन होने पे वाई का मान क्या मिल रहा है? टू मिल रहा है। एक्स का मान वन होने पे वाई का मान टू मिल रहा है। एक कॉमन पॉइंट क्या हो गया? वन कॉमा टू। उस तरीके से हम उस पॉइंट को, ऐसे ही एक्स का मान टू होने पे वाई का मान वन मिल रहा है। एक्स का मान टू होने पे वाई का मान वन मिल रहा है। एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, हो तो बनाएंगे टू कॉमा
1 एक वाई, ऐसे ही एक्स का मान 3 होने पे वाई का मान 0। तो आप देखेंगे कि अगर इन सारे बिंदुओं को ऐसे मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा, इस समीकरण में अगर एक्स वाई के मान हम रखते जाएंगे हमें क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा। इसलिए ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। इनको अगर हम ड्रॉ करें ग्राफिकली तो उनसे एक रेखा बनती है। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो हमने अज्यूम किया एक्स वाई का। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे जगहों पे एक से ज्यादा वेरिएबल कंडीशंस आते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि राम श्याम से 2 साल बड़ा है, दोनों की उम्र का तो ये सब जो दो समीकरण वाले हैं या दो चर वाले समीकरण हैं, इनका बहुत ही उपयोग होता है बड़े। तो अगर हम एक बात बताना आपको चाहते हैं कि अगर किसी भी समीकरण में चर की वो संख्या है, ये क्या बताती है, किसी भी चरण में चर की संख्या जो रहती है वो हमें बताती है कि उसको हल करने के लिए आवश्यक आवश्यक समीकरणों की संख्या। हल कैसा होना चाहिए, अद्वितीय हल होना चाहिए। जो हल है वो कैसा हो, अद्वितीय हल। हल कैसा, अद्वितीय हल। तो अगर किसी भी समीकरण में दो चर हैं तो इसका मतलब अगर हम उसका अद्वितीय हल चाहते हैं तो हमें दो समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है कि हम जो चर के मान हैं वो हम दो समीकरणों के मदद से निकालते हैं। जैसे एक समीकरण की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक का मान हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास जो समीकरण है वो कैसा है, जैसे इस तरीके से लिखा है, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, चर है। एक्स वाई क्या है, चर है। ए क्या है, गुणांक। बी भी क्या है, गुणांक। और सी भी क्या है, सी एक अचर है। तो जो गुणांक है वो भी क्या होंगे, अचर होंगे। या सी कह सकते हैं, तो सी एक अचर रहता है हमेशा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे दो चर हैं तो ऐसे ही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के दो समीकरण चाहिए। तो इस तरीके से समीकरण अगर युग्मक की बात करें तो क्या बनेगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों की हेल्प से, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई के एक निश्चित मान को हम निकाल सकते हैं। तो इसके मान को निकालने के लिए, हल करने के लिए कई सारी विधियां बताई गई हैं आपके सिलेबस। अगर हम ग्राफी विधि का बात करें, किस विधि का बात करें, ग्राफी विधि का। तो ग्राफी विधि का मतलब ऐसा बिंदु आएगा जहां पे दो जो समीकरण है उनसे खींची गई जो रेखाएं हैं एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे, वही उन दोनों का एक क्या होगा, निश्चित सलूशन, अद्वितीय सलूशन, अद्वितीय हल होगा।
अब सब जगह आपको ग्राफ ड्रॉ करने में असुविधा हो सकती है, तो जिसके लिए ये जो A1, A2, B1, B2, C2 इस सब का जो मान है, इसके आधार पर हम ये निश्चित कर सकते हैं कि ये क्या इनके हल आएंगे कि हल नहीं आएंगे। देखिए एक बात और समझिए आप लोग, समपाती रेखा, समपाती रेखा का मतलब किसी रेखा के ऊपर एक रेखा जा रही है, जस्ट इसी के ओवरलैप कर रही है। एक रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा है तो समपाती, और समानांतर तो ऐसे है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो इसको बोलते हैं समानांतर। समपाती रेखाएं क्या हैं? तो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर छूती है, एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर छूती है, और समानांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं छूती हैं। तो अगर समपाती रेखा होगा, दोनों से बनने वाली जो रेखाएं हैं समपाती होंगी, इनके हल क्या होंगे? अनंत होंगे, अनंत हल मिलेगा। और अगर समानांतर है तो कोई हल नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर रेखाएं एक दूसरे को कहीं कट करती हैं, या विच्छेद करती हैं, तो विच्छेद का जो बिंदु होगा वही क्या होगा? वही हल होगा। ठीक है? तो इसके लिए विच्छेद कहिए या प्रतिच्छेद कहिए, विच्छेद कहाँ? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद कर मतलब ऐसे एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी रेखा, तो यही इसका क्या होगा? यही अद्वितीय इसका हल होगा। तो तीन तरह के स्थितियां बनती हैं, जब प्रतिच्छेद करें, जब क्या हो? संपाती हो, और तीसरा क्या हो? एक संपाती, दूसरा समानांतर, और तीसरा प्रतिच्छेद करें। तो ये जो स्थितियां हैं, इसको हम ए और बी और सी के मान के आधार पर निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा है अगर इसको आप याद रखें। तो अगर हम ए वन अब बटे A2 निकालें, और ए क्या करें? B1 बटे B2 निकालें, और क्या निकालें? C1 बटे C2 निकालें। अगर ए क्या करेंगे? ये तीनों बराबर, ये तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इसका मतलब ये क्या है? संपाती रेखाएं। कंडीशन ध्यान रखिए, अगर ऐसा है तो क्या है? संपाती समीकरण, संपाती रेखाएं आएंगी। इसका मतलब कई सारे हल होंगे, अपरिमित हल और परिमित रूप से अनेक हल। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। अगर हमने क्या किया, दो समीकरण युग्मक दिए हुए हैं, उनके गुणांकों को हमने इस प्रकार लिखा A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। अगर ये तीनों अनुपात क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। ये हम ग्राफी के वृत्त की बात कर रहे हैं। हम किस वृत्त की बात कर रहे हैं? ग्राफ वृत्त द्वारा। किसकी बात कर रहे हैं? ग्राफ वृत्त द्वारा उसका हल निकालने की बात कर रहे हैं। तो जो हल निकाल रहे हैं हम लोग, कौन सी वृत्त से? ग्राफ वृत्त से। ये ग्राफ वृत्त से हम लोग हल निकाल रहे हैं। तो आप क्वेश्चन बन गया है। तो इसमें बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको हर बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो गुणांकों के अनुपात हैं, उनसे ही हमें पता
कर सकते हैं। एक ग्राफ कीजिए। तो ग्राफ विधि के लिए हम दो युग्मक समीकरण हैं, उनके गुणांक निकाल लेंगे पहले एबीसी, और फिर हम चेक करेंगे। अगर क्या है, इस तरीके से आ रहा है तो संपाती है और अनेक हल मिलेंगे। ठीक। और दूसरी कंडीशन है, अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इसका मतलब क्या होगा, इनसे जो रेखाएं बनेंगी वो प्रतिच्छेद करती हुई बनेंगी। कैसे बनेंगी? जो रेखाएं होंगी क्या होंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बन रही हैं दोनों समीकरणों से, इसका मतलब जो हल आएगा वो क्या होगा? केवल एक हल। केवल एक हल। केवल एक हल का मतलब ये है कि x का एक मान आएगा और y का एक मान आएगा। एक हल का मतलब x का एक मान आएगा और y का एक मान आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल भी कहते हैं। अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक। अब तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? तीसरी दशा, कंडीशन, स्थिति जो आप समझें, इसमें क्या हो कि A1 और A2 का जो अनुपात है वो B1 और B2 के अनुपात के बराबर हो, परंतु C1 और C2 के अनुपात के बराबर ना हो। तो ऐसे क्या मिलेंगी हमें? समानांतर रेखाएं या समांतर रेखा। क्या मिलेंगी? समांतर रेखाएं मिलेंगी। और समांतर रेखाएं जब मिल गई तो कोई हल नहीं। तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा। ये तीन ही कंडीशन है, या तो हल आएगा, या तो बहुत सारे हल होंगे, या तो कोई हल नहीं आएगा। अब इसके लिए कुछ शब्दावली प्रयोग की जाती है। अगर जो समीकरण का युग्म है, समीकरण का जो युग्म है मतलब दो समीकरण, किसके लिए? दो समीकरण किसके लिए? दो चर के। दो चर के दो समीकरण जो है उसको हमने क्या कहा? समीकरण युग्म। अब समझिए, अगर इनका कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं है तो ऐसे युग्म को क्या बोलेंगे? असंगत युग्म। ये ध्यान रहे कि असंगत क्या है? असंगत युग्म। अगर कोई हल नहीं है तो उस समीकरण युग्म को क्या कहेंगे? असंगत युग्म कहेंगे। और अगर उसका हल आ गया, क्या कहेंगे? संगत युग्म कहेंगे। असंगत युग्म और संगत युग्म। असंगत को इंग्लिश में हम लिखते हैं कंसिस्टेंट। असंगत संगत को इंग्लिश में कंसिस्टेंट कहते हैं, तो असंगत को कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। असंगत को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट जो है असंगत। असंगत कौन है? जिसके हल है। ठीक है। इसका फल है
जिसका हल है, जिस युग्म का हल है उसको क्या कहेंगे? तो हम लोग क्या कहेंगे? संगत। संगत युग्म। संगत युग्म मतलब कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। तीसरा, जिनके अपरिमित हल हों। अपरिमित। अपरि अपरिमित। अपरिमित हल हों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं तुल्य। उनको क्या बोलते हैं? तुल्य रैखिक समीकरण युग्म। ऐसे समीकरण युग्म जिसके अपरिमित हल हो, बहुत सारे हल हो, मतलब उनसे जो बनाई गई रेखाएं हैं वो क्या हैं? संपाती हैं एक दूसरे की। तो उनसे क्या होंगे? बहुत सारे हल मिलेंगे। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुल्य रेखीय समीकरण। अच्छा, इनको युग्म को क्या कहेंगे? युग्म क्या बोलते हैं? आश्रित युग्म कहते हैं। आश्रित युग्म। ये युग्म कैसे हैं? एक जैसे ही रहेंगे समीकरण जब उनको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे रहेंगे? आश्रित आश्रित युग्म या डिपेंडेंट डिपेंडेंट। ठीक है, आश्रित मीन्स डिपेंडेंट। ठीक। हमने क्या देखा कि ग्राफ विथ से अगर हम निकाल रहे हैं हल समीकरण युग्म का, हमें किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, कि जो समीकरण के चर हैं उनके गुणांकों को हम पता कर लेंगे। a1 b1 c1, a2 b2 c2। उन गुणांकों को पता करने के बाद उनका हम क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। उन्हीं अनुपात के आधार पर ही हमें बता देंगे कि इसका एक हल आएगा या एक से अधिक हल आएगा या कोई हल नहीं आएगा। हमें बार बार ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे चित्र बनाना है तो आप चित्र बना भी सकते हैं। मैं एक टेबल साझा करना चाहूंगा आपके साथ। ये टेबल जो है आपके पुस्तिका की ही टेबल है, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी के आधार पे है ये टेबल। है इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। इस टेबल में देखिए, इसमें तीन एग्जाम्पल लिए गए हैं। पहले एग्जाम्पल में युग्म क्या है? x माइनस टू वाई बराबर जीरो, 3x+4y-20 बराबर जीरो। अब यहाँ a1 का मान क्या है? a1/a2 निकाल लिया, 1/3। b1/b2 निकाला, -2/4। c1/c2 निकाला, 0/20। अब देखा, जब तुलना कर रहे हैं हम a1/a2, क्या b1/b2 बराबर है? नहीं है। इसका मतलब तो इनसे जो समीकरण युग्म है, इससे बनाई गई जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जिससे क्या होगा? एक अद्वितीय हल मिलेगा। दूसरे कंडीशन में देखिए, इसमें क्या हो रहा है? तीनों अनुपात क्या है? एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? संपाती रेखाएं मिलेंगी, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगी। तीसरी तरीके से हम चेक कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2x, तो इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू c1 मत करिएगा, कभी कभी यही गलती कर देते हैं आप लोग। a1x प्लस b1y प्लस c1, देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने बता दिया था। इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2। c1 को राइट साइड में ले जाने की जरूरत
नहीं है, जब हम भी समीकरण के मान हम गुणांकों के निकालते हैं तब। ठीक, इस तरीके से तो ये तीनों जो हमने प्रकार पढ़े या तीन तरीके की स्थितियां देखी, तीनों स्थितियां यहाँ पे दी हुई हैं। आप चाहें तो इनसे ग्राफ जैसे मैंने पहले बनाया वैसे भी ग्राफ भी बना के आप इनको देख सकते हैं। तो ग्राफ से ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस पे आप लोग अभ्यास जरूर करिएगा। आपके बुक में ही कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना रहता है, जैसे यहाँ पे इसलिए पहला हमने एग्जाम्पल ले लिया, आपके बुक का नहीं था। इस तरीके से हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। एक समीकरण के लिए अगर हमने ड्रा कर लिया है, बना लिया ग्राफ, ऐसे दूसरे समीकरण के लिए ड्रा करेंगे। जहां पे दोनों समीकरण एक दूसरे को कट करेंगे तो वही बिंदु क्या होगा, एक्स वाई का मान आएगा। किसी भी बिंदु को हम, क्योंकि ग्राफ बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, एक्स और वाई के लिए, जो भी बिंदु होगा वो एक्स और वाई का ही आएगा। तो जो जिस बिंदु पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे, एक्स वाई का वही मान क्या होगा, उस समीकरण युग्म का हल होगा। जैसे मैं आपके सामने आपके पुस्तक का एक उदाहरण लेना चाहूंगा, हल भी है उसका। मैं इसलिए उदाहरण ले रहा हूँ कि थोड़ा समय बचेगा और आप उसको थोड़ा सा समझ भी पाएंगे। मैं ये उदाहरण ले रहा हूँ, ये उदाहरण है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत हैं। यदि ऐसा हो तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत असंगत के लिए हम क्या करेंगे, हम यही पता कर लेंगे। अगर उनका हल मिल रहा है तो संगत, और नहीं मिल रहा है असंगत। अगर एक से ज्यादा हल हैं तो जो भी है असंगत में, संगत में भी क्या हो सकते हैं, तुल्य डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो सारी कंडीशन हम लोग पता कर सकते हैं। अब ग्राफ भी बना सकते हैं, इसका ग्राफ भी है। ग्राफ कुछ बिंदुओं को लेके बना दिया गया है ग्राफ। आप भी, आपके पास ग्राफ शीट होगी, अब परीक्षा में मिले तो आप बनाइएगा स्केल से। 1 2 3 करके इसे में डिवाइड किया तो देख सकते हैं ये जो बिंदु है 6, 6, 0, इस पे देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये जो युग्मक है इसका हल क्या मिल गया, इसका हल क्या मिला, 6, 0। मतलब एक्स का मान, यहाँ से एक्स का क्या मान आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया 6, वाई इक्वल टू 3। तो ग्राफ से हल करने पे हमें एक्स वाई के मान मिल गए। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। और इस तरीके से आप लोग इसके जो और भी एग्जाम्पल हैं उसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। और जो भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएं जरूर कि हमें एग्जाम्पल नहीं हुआ, तो उस एग्जाम्पल को भी, जो उदाहरण दिया हुआ है आपको पुस्तक में, उसको भी हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो जो हम लोग समीकरण युग्मों के हल पढ़ रहे हैं, आशा करते हैं आप सबको समझ में आएगा। आज पहली क्लास थी और इसके कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं युग्मक समीकरण को, एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मन लगा के आप पढ़िए, परीक्षा नजदीक आती जा रही है। बोर्ड का एग्जाम रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन आप किए रहेंगे सेम वही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। लेकिन हाँ, जितनी प्रैक्टिस आप किए रहेंगे, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व किए रहेंगे, इसीलिए मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कराता हूँ, जिससे कि आप सोच सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मिलकर क्वेश्चन आते हैं, कई कंसेप्ट मिला के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ हम आज की क्लास को विराम देते हैं। अगली क्लास फिर हम जल्द ही अगला लेक्चर लेकर आएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।